आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है कि अमेरिका एक गरीब देश बनता जा रहा है, क्यों? मैं नहीं समझता कि अमेरिका कभी अमीर देश था। गरीबी और अमीरी की परिभाषा अलग अलग हो सकती है। निर्धन और धनी की परिभाषा अलग अलग सबकी होती है। संसाधन जिसके पास जितने ज्यादा हैं वो उतना ज्यादा अमीर है। यह जो भौतिकवादी हैं उनकी परिभाषा है। जिसके पास जितने कम है संसाधन, जिसके पास पदार्थ जितने कम है, वह उतना ही ज्यादा गरीब है, निर्धन है। ये भौतिकवादियों की परिभाषा है। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो जिसकी जितनी ज्यादा मांग है, जो जितना ज्यादा चाहता है, वो उतना ही ज्यादा गरीब है। ठीक इसका उल्टा है, यानी मांग के मुताबिक, आपूर्ति के मुताबिक नहीं। हम परिभाषा जो है आपूर्ति के मुताबिक भी कर सकते हैं और मांग के मुताबिक भी कर सकते हैं। तो मांग के मुताबिक यदि करते हैं तो जिसकी जितनी ज्यादा मांग है वो उतना ही ज्यादा गरीब है, और जिसकी जितनी कम मांग है वो उतना ही ज्यादा अमीर है, वो उतना ही ज्यादा धनी है, क्योंकि उसकी मांग नहीं है, वो मस्ती में है और थोड़े से संसाधन में भी मस्त है, तो वो सबसे ज्यादा अमीर है, सबसे ज्यादा धनी है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखेगी, शांति दिखेगी, संतोष दिखेगा, माइंड शांत रहेगा, ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहेगा, रोगों से परेशान नहीं रहेगा, बेचैन नहीं रहेगा, नींद उसे अच्छे से आती रहेगी। और इसके ठीक उलट बहुत संसाधन वाले, नींद नहीं आ रही है, हर समय तनाव में है, चिड़चिड़ाहट में है, संतोष नाम की कोई चीज नहीं है, कितना भी मिल जाए कमी है, दिखावापन, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, घमंड, इन सब से भरे हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह सबसे भरे हुए हैं। ये सब जो है दुखी आत्मा। तो अमेरिका जो है, अब अमेरिका का एक स्पेशल केस है। इसे मैं समझता हूं कि अब मैं आपूर्ति के हिसाब से भी अगर बात कर लूं तो क्या है, तो अमेरिका ने ठीक है पहले कुछ मेहनत की, कर्म किया, पराक्रम किया, अनुसंधान किया, वहाँ संसाधन भी हैं और आबादी भी बहुत कम नहीं है, ठीक ठाक ही है। तो उन लोगों के पास पैसे हो गए, धन हो गया, लेकिन उस धन से क्या हुआ कि उन्हें चैन तो मिला नहीं, लोभ की बत्ती बढ़ गई। और धन जब है तो अब जाहिर सी बात है कि धन को तो व्यय भी तो करेंगे, तो खर्च करने लगे धन को वे। और फिर जो है वो अपने सुख मौज में, उनकी जो प्रवृत्ति थी वह भोगवादी प्रवृत्ति, अपने सुख मौज में वो सब खर्च करना शुरू की। अब भोगवादी जो प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनमें एक आप देखेंगे कि ये कमी आप पाएंगे कि वे जो हैं वे सोचते हैं कि दूसरे काम करें, मैं उस पर मौज करूं, यानी काम हमारे नौकर चाकर करें, मैं अपना आराम से रहूंगा। और ये प्रवृत्ति जो है उनमें बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो वे जो है अपने कर्म को जो है शिफ्ट करने लगे,
यानी कर्मवाद से हटने लगे वे भोगवाद में ज्यादा शिफ्ट होने लगे, जाने लगे, कर्मवाद से हटने लगे। तो सोचे कि कर्म दूसरे को दे देते हैं, दूसरे करें। तो क्या है कि वे सोचे कि चलो भाई शोध दूसरे से करवा लेंगे, काम दूसरे से करवा लेंगे। तो दूसरे के लोगों को हायर करने लगे, किराए पर लाने लगे, नौकर रखने लगे। फिर जो है सोचे कि अपने यहाँ क्या ये सब करना, दूसरी जगह कंपनियों को शिफ्ट करने लगे। अमेरिका में क्या बनेगा, दूसरी जगह बनेगा जहाँ सस्ती मजदूरी है। भाई जब वहाँ जहाँ धन बहुत आ गया, जाहिर सी बात है कि वहाँ का वेज बहुत बढ़ जाएगा, मजदूरी बढ़ जाएगी। तो अमेरिका में काम कराना अमेरिकी कंपनियों के लिए भी कठिन हो गया। वे कैसे काम करा सकते थे जबकि वहां बहुत मजदूरी हो गई, धन बहुत आ गया, डॉलर बहुत छाप दिया। अब जो है वे शिफ्ट करने लगे कि हम अपने फैक्ट्रियों को, मैन्युफैक्चरिंग को दूसरी जगह करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बाहर होने, चीन में जाने लगे, कोरिया में जाने लगे, ऑस्ट्रेलिया में जाने लगे, इंडिया में जाने लगे, बहुत सारे देशों में, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, ये सब जगह जगह उन लोगों ने लगा दिए, अलग अलग जगह। और जो है उन लोगों ने सोचा कि इनको कमाने की क्या जरूरत है, ये कमाएंगे, तो हमें क्या करना है। तो सस्ता रास्ता उन लोगों ने चुना, बुद्धि लगाया कि जितने भी सब लोग हैं व्यापार करेंगे तो वो जो है डॉलर में करेंगे, क्योंकि उनके पास वो धन था उस समय, करेंसी थी। तो कहीं एक दूसरे से दूसरे देश में जो व्यापार है ये डॉलर में अच्छा रहेगा करना। ऐसा उन्होंने सबको समझा करके संतुष्ट कर दिया कि हमारे पास जो है बहुत धन है, तो ये जो है स्थिर इकोनॉमी है। तो ये सोचने लगे कि जो है ये बताए सबको कि हम लोग की बहुत स्थिर इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था स्थिर है, इसलिए डॉलर की करेंसी में ट्रेड करना सही रहेगा, क्योंकि यह स्थिरता लिए हुए, ऐसा नहीं है कि तुरंत डाउन चला गया, ऐसा नहीं होगा। तो उसके कारण जो है डॉलर लोगों ने मान लिया। अब क्या हुआ कि वे जो है अब उनका लिए एक ही काम रह गया कि डॉलर छापो, और कुछ बुद्धिमान लोगों को विश्व के अलग अलग जगहों से, जो इंटेलिजेंट हैं, टेक्नीशियंस हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सबको बुला लिए अपने यहाँ, पैसा दिए, चलो शोध करो। और उनके यहाँ भी कुछ जो है थे, उनसे शोध कराते रहे। तो उनका काम जो है वहाँ शोध कराना, यानी नई नई टेक्नोलॉजी निकालना और डॉलर छापना, और फिर जो है पैसा जो है छाप छाप के दूसरे देशों में देना। और कोई भी करेंसी कहीं से कहीं बदलेगी तो उसमें कमीशन भी कट के आना, यानी बैठे बैठाए जो है पैसा आ रहा है, धन आ रहा है, काम कोई कर रहा है, ट्रेड कोई कर रहा है, धन इनको आ रहा है, जरूरत पड़ रही है जितना वो छाप दे रहे हैं, वो चला जा रहा है। तो इस तरह से क्या हुआ कि अब इनके पास तो धन ऐसे आने लगे। अब धन आने लगे तो इनका भोगवाद और बढ़ने लगा, और भोगी हो गए। तो जब और भोगी हो जाता है आदमी दूसरे से, कब तो फिर आलसी भी हो जाता है, दूसरे को हे दृष्टि से भी देखता है, अपने को ऊंचा समझने लगता है कि हाँ पूरी दुनिया के शहंशाह हैं, मालिक हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति का मतलब पूरी दुनिया का राष्ट्रपति, ऐसा वो समझने लगा। और वहाँ के लोग भी समझने लगे कि हम लोग तो पूरी दुनिया में श्रेष्ठ हैं, हम लोग का बहुत पैसा है, हम लोग जो चाहें सो करें। तो जो भी नैरेटिव चलाना है वो चलाते रहे। तो अब उनका क्या हुआ कि अब उनका कर्म कमजोर पड़ने लगा। मैन्युफैक्चरिंग अब उनकी लगभग लगभग खत्म हो गई। किसी में खाली वेपन इंडस्ट्री वगैरह इस सब में कुछ है, कुछ कुछ चीजों में है मान लीजिए, लेकिन अधिकतर जो है उन लोगों ने अपने यहाँ से वो कर दिया, शिफ्ट कर दिया दूसरी जगह में। तो अब जो है उनके सामने ये समस्या आने लगी कि दूसरे देश कुछ चैलेंज करने लगे, क्योंकि वे भी बढ़ने लगे, मैन्युफैक्चरिंग करने लगे। भाई उन्होंने भी काम किया, पराक्रम किया, तो उनके पास धन आने लगा। तो धन आने लगा तो भाई जिसके पास भी धन आएगी उसकी भी तो अकड़ होगी। तो फिर चाइना के पास भी धन आने लगा, जापान भी धनी हो गया, और जर्मनी भी हो गया, कोरिया भी हो गया,
इंडिया भी होने लगा, रूस भी बढ़ गया। तो ये सब जो है उसको एक चैलेंज देना शुरू कर दिए किसी न किसी क्षेत्र में। अब उसने, अब ये जब जिनको, चूंकि वो सबको सताया हुआ था ही, सबको परेशान किया था, दुखी किया था, सबके पर हुक्म चलाया हुआ था, तो दूसरे देशों को लामबंद होने में समय नहीं लगा। और चीन जो है बहुत महत्वाकांक्षी हो गया, सोचा कि इसको रिप्लेस किया जा सकता है। उसने भी अपना पैसा हो गया तो उसने भी शोध करना शुरू किया। अब जो है इन लोगों ने इन लोगों ने कमजोरी पकड़ ली कि ये जो है डॉलर से कमा रहा है, तो डॉलर का काट इंडिया ने निकालना शुरू किया। तो भारत ने डॉलर का काट निकालना शुरू किया कि भाई अपने लोकल करेंसी में ही ट्रेड करना शुरू कर दिया, और स्थिरता के लिए सोना खरीदने लगा, डॉलर को वापस भेजने लगा, डॉलर के बदले जो है सोना खरीदना शुरू कर दिया, सोना को रखने लगा रिजर्व के रूप में। और भारत ने एक्सचेंज के रूप में भी रुपया को रखना शुरू किया, और यहाँ उन सभी देशों का खाता खुलवाना शुरू कर दिया भारत ने। जो भी बैलेंस है उसको आप यहीं का खाता खुलवा के रखे रहिए, और यहाँ यहाँ की जो उसमें है भारत में ही इन्वेस्ट कर दीजिए उसको, या यहाँ का बॉन्ड खरीद लीजिए भारत सरकार का, उसमें आपको जो है पैसा भी मिलेगा, इंटरेस्ट। तो इस तरह से भारत ने बहुत बुद्धिमानी के साथ, और भारत जैसे दूसरे देश भी, भारत ने सबको मतलब सिखाना शुरू किया, गुरु बन गया भारत, दूसरों सिखाने लगा, विश्व गुरु बन गया, दूसरे को ये बुद्धि देने लगा। कई देश आ गए, 30 देशों ने भारत में अपना खाता खुलवा लिया है। अब अमेरिका की हालत खराब होने शुरू हो गई, अब वो परेशान है। ट्रंप ने इतने टैरिफ जो लगाए हैं भारत पर, तो उसके पीछे यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। वो रूस से जो है तेल खरीद रहा है, यही कोई बहुत बड़ा कारण नहीं। असली कारण ये है कि डॉलर की कार्ड भारत ने खोज लिया है और सबको बताना शुरू कर दिया है, और सबसे उसी तरह से ट्रेड करा, रूस से भी उसी अर्थ में करा, रूस की करेंसी से, भारत करेंसी रुपया से और रूबल से ट्रेड शुरू हो गया। चीन से शुरू कर दिया, युवान और रुपया में शुरू कर दिया। इसी तरह से सभी देशों के साथ जो है वो करना शुरू किया। अब तक 30 देशों का खाता भारत में खुल गया है, और इस तरह से दूसरे देशों को भी ऐसे ही सिखा दिया कि तुम भी ऐसे करो। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, सब जो डॉलर है वो वापस जाना शुरू कर दिया अमेरिका में। अब वहां डॉलर जब बहुत ज्यादा जाने लगेगा तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, और अब वहां पर बहुत गरीबी। अब जीडीपी हम लोग को दिखाया जाता है कि बहुत जीडीपी हाई है, लेकिन जीडीपी जो है ये राइट जो है वो इंडिकेटर नहीं है स्वस्थ अर्थव्यवस्था का। क्योंकि मान लीजिए 100 आदमी हैं, 100 आदमी में एक ही आदमी के पास जो है 1 करोड़ हो और बाकी के पास 10-10 रुपया हो, तो कुल जीडीपी तो बहुत हो गई, क्योंकि वो उसका 1 करोड़ और बाकी का 10-10 रुपया भी जुट गया। लेकिन एक एक आदमी पर, बाकी आदमी के पास 10-10 रुपया ही है, तो इसलिए जीडीपी वास्तविक इंडिकेटर नहीं है। उसी तरह से जो है पर कैपिटा इनकम भी वास्तविक इंडिकेटर नहीं है। एक आदमी के पास बहुत ज्यादा पैसा हो और बाकी के पास एकदम नहीं हो, तो उसी आदमी की जो आय है वो बाकियों की आय में जोड़ दी जाती है, उसको कुल आदमी जितने हैं उसको उससे विभाजित कर दिया जाता है, तो उससे पर कैपिटा इनकम निकल जाता है, तो वो भी सही इंडिकेटर नहीं। उस देश का जो सबसे गरीब आदमी है उसके पास कितना है, वह सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर है। तो वहां आर्थिक असमानता बहुत हो गई। बहुत लोग हैं जिनके पास अमेरिका में जो है घर नहीं है, कार में सो रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं, सड़क पर सो रहे हैं, जो पेवमेंट होता है इस पर लोग चलते हैं उस पर सो रहे हैं, जो बड़े बड़े जो है ब्रिज हैं उसके नीचे सो रहे हैं, फ्लाई ओवर है उसके नीचे सो रहे हैं। ये सब तो हालत है। लेटरिंग करने को नहीं है, रोड पर लेटरिंग कर रहे हैं। तो ये गरीबी का लक्षण है। वो आपको जो है सिनेमा नामा में जो दिखलाया जाता है वो वास्तव में वो अमीरी नहीं है, वह तो कुछ लोगों का, कुछ एक क्लास का दिखलाया जाता है, और अमेरिका को प्रोजेक्ट किया जाता है इस तरह से कि एक अमीर देश है। अगर हालांकि उसकी आबादी भी बहुत नहीं है, फिर भी मतलब भारत की तुलना में बहुत आबादी नहीं है, ऐसी आबादी तो है, करीब लगभग 40 करोड़ के आसपास होंगे। लेकिन
अगर आप उनके सबसे नीचे के लो इनकम ग्रुप वाले का देखेंगे और फिर वहाँ की महंगाई को देखेंगे, क्योंकि वहाँ एक पैरिटी देखी जाती है ना, परचेजिंग पावर पैरिटी भी देखी जाती है, पीपीपी इसको बोलते हैं। तो परचेजिंग पावर पैरिटी देखी जाती है कि खरीदने का दमखम कितना है। तो खरीदने का दमखम में बहुत इंडिया से भी पीछे है अमेरिका, ये जान लीजिए। तो जीडीपी बहुत है, मान लिया कि वो 33 ट्रिलियन के आसपास होगी जीडीपी, लेकिन वह तो कुछ चंद जो उद्योगपति है उनके पास बहुत धन है, बाकी के पास तो उतना है नहीं। पर कैपिटा इनकम भी बहुत है, 80,000 के आसपास है, लेकिन वह तो उद्योगपतियों के जो उतनी आय है उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है सिर्फ कागज कागज में आंकड़े के लिए, रियल सेंस में डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं हुआ है। तो वहां पर जो है गरीबी इसलिए बढ़ती जा रही है, उनके पास काम नहीं है, क्योंकि वहां मैन्युफैक्चरिंग कुछ खुल नहीं रहा और महंगाई इतनी है, दूसरे लोग वहां खोलेंगे नहीं कि मजदूरी बहुत देनी पड़ेगी, तो दूसरी जगह की कंपनियां भी नहीं खोल रहे हैं, मजदूरी बहुत देनी पड़ेगी, तो वहां पर खोलना तो वायबल नहीं है, वो सफल नहीं होंगे वहां खोल करके, टिक नहीं पाएंगे। तो वो जहाँ जो है सस्ता लेबर है वहां से वो कोशिश कर रहे हैं कि उस सस्ते लेबर से ला करके जो है उसका आपको कराया जाए। तो जाहिर सी बात है, जब मैन्युफैक्चरिंग नहीं रही, कर्म नहीं रह गया, खाली भोग रहे हैं थे वो डॉलर के बल पर और डॉलर का काट खोज लिया गया, तो अब तो गरीबी होना है। हार थक करके वे जो है युद्ध कर सकते हैं, क्योंकि उससे जो है अपना हथियार बेच सकते हैं जिसको कि वे बनाते हैं। तो वेपन इंडस्ट्री को बढ़ा सकते हैं, उसके लिए युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध होगा तो भाई विनाश भी होगा, युद्ध में खर्चे भी तो होते हैं। तो इसी चक्कर में पड़ा जा रहा है, तो सिर्फ दुखी होना और दुखी करना यही उसका काम रह गया है, ये जान लें। भारत ने बहुत सही नीति अपनाया है, भारत जो है एक आध्यात्मिक देश है, यहाँ पर सब दान दिया जाता है, गरीबों को भी दिया जाता है, और जो जिनके पास पैसा भी बहुत हो गया है वे भी जो है सादा जीवन जीने में विश्वास करते हैं, बहुत दिखावे में विश्वास नहीं करते हैं। और यहाँ पर फैक्ट्रियां चल रही हैं, कारखाने खोले जा रहे हैं, सभी लोगों को काम मिलने शुरू हो गए हैं, धन हो गया तो फैक्ट्रियां, धन तो खाएगा नहीं अमीर, फैक्ट्रियां खोलेगा तो गरीब देश में खोलेगा, दूसरे देश के भी लोग यहीं खोलेंगे और अपने देश के भी लोग खोलेंगे। जब तक यहाँ मजदूरी बहुत ऊंची नहीं हो जाए तब तक तो लोग खोलेंगे ही, जब मजदूरी बहुत ऊंची हो जाएगी तब फिर यहाँ से और जो गरीब देश है वहां पर वे शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन खाली सस्ती मजदूरी भी ही महत्वपूर्ण नहीं होती है, महत्वपूर्ण होती है वहां पर जो है कि कितना ज्यादा जो है कौशल विकास भी हुआ है, कितने ज्यादा ट्रेंड लोग भी हैं, कितने ज्यादा कॉम्पिटेंट लोग हैं। तो योग्यता भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसी जगह में अगर हम खोल दें जहाँ मजदूरी तो सस्ती है लेकिन उनको कुछ आता जाता ही नहीं है, तो वहां भी कारखाने नहीं चल सकते। तो भारत में एजुकेशन भी अच्छा है, तो एजुकेशन भी बढ़िया होना चाहिए, एजुकेशन भी अच्छा है, लोग भी यहाँ पर काम करने में कोई इच्छुक हैं और सस्ते भी हैं, यहाँ सरकार ने वातावरण भी अच्छा बनाया है, इसलिए भारत जो है अभी बढ़ेगा, अभी कंपनियां बाहर की आएंगी। तो भारत और चीन ने एक एज लिया है। चीन के सामने एक दिक्कत यह है कि चीन में जो है अंग्रेजी भाषा उतनी है नहीं, एक भाषा की प्रॉब्लम है, इसी कारण दिक्कत है। दूसरी बात है कि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर जो है कम्युनिस्टों का शासन है, वो तो एक निर्णय में सारा इन्वेस्टमेंट जो है जो भी कंपनियां बाहर की सब जब्त कर सकते हैं। भारत में ऐसा नहीं है, यहाँ कानून का शासन है, यहाँ संविधान का शासन है, जहाँ पर कि कोई किसी का जो है डिक्टेटरशिप नहीं चलने वाला। तो चीन में कुछ लोग डरते भी हैं, बहुत सारे उद्योगपति की चीन में रहेंगे तो पैसा भी, हमारा जो धन है वहां जो लगाएंगे वो जब्त हो सकता है, तो भारत में ऐसा नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है दूसरी जगह से यहाँ, तो भारत धीरे 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 अमीर होता जा रहा है और अमेरिका गरीब होता जा रहा है। अब जब अमेरिका में इतनी गरीबी हो जाएगी कि वहां पर जो है मजदूर बहुत सस्ते हो जाएंगे, तो जाकर वहां में भी मैन्युफैक्चरिंग खुल सकती है, क्योंकि जब सस्ते मजदूर हो जाएंगे
और जब वो जान जाएंगे कि अब आसानी से धन नहीं मिलने वाला है, अब वो कर्म करना पड़ेगा, तो फिर वहां भी कुछ पैसे आना शुरू होंगे नीचे के लोगों के पास। या फिर वहां के लोग क्रांति करें और ये करें कि आप जिस चीज से भी कमाई करेंगे, हमारे पास भी धन जो है आपके कमाई का आना चाहिए। पहले तो क्या होता था कि वे लोग खरीद लेते थे क्योंकि उनके पास पैसे होते थे, सामान्य अमेरिकन के पास भी। लेकिन अब जब डॉलर वहां बहुत चलता जाएगा तो वहां बहुत पैसे भी अब मिलने मुश्किल हो जाएंगे, और इस तरह का रुझान आना शुरू हो गया है। वहां इतनी महंगाई बढ़ रही है, अब लोग जो है खरीदारी अब घटा रहे हैं, पैसा है नहीं, खरीदेंगे कहाँ से। तो और अब एक चीज और प्रॉब्लम आ रही है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा तो मजदूरों की जगह पर वही काम करेगा, तो जब वही काम करेगा तो बेरोजगारी और बढ़ जाएगी, और भी काम पर नहीं रखे जाएंगे, और कुछ चंद लोगों के हाथों में धन सिमटता जाएगा। लेकिन वह भी वायबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप बनाएंगे तो बेचेंगे कहाँ। एक फेज तो आ सकता है इस तरह से कि भाई जहां पर पैसे हैं वहां जा जाकर बेचें, लेकिन वहां भी जहां पर आप बेच रहे हैं वहां भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाया जाएगा, और वहां भी उनको भी हटा दिया जाएगा काम से, और उनकी जगह पर हम एआई से काम कराया जाएगा, तो वहां भी गरीबी आ जाएगी। फिर पूरे विश्व में गरीबी आ जाएगी, और तब जो है कुछ चंद लोगों के हाथों में जब धन होगा तो समाज को सोचना पड़ेगा, क्रांति करनी पड़ेगी, पार्टियों को ये मुद्दा बनाना पड़ेगा कि कमाई चाहे तुम जिस चीज से भी करो, तुम्हारे कमाई का हिस्सा जो है आना चाहिए, सभी लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि लोग खरीदते हैं तो ही तुम होते हो। लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो खरीदेंगे कहाँ से। अब एआई बनाएगा और एआई तो खरीदेगा नहीं, खरीदना तो आदमी को है। तो इसका जो है समाधान जो है समाज को सोचना है, और हम लोगों की पार्टी जनता राज पार्टी ने सोचा हुआ है। और अनुपातिक समाजवाद की बात इसलिए की जाती है कि 20:1 के अनुपात में धन का वितरण हो, 20:1 के अनुपात में आय हो, ये अनिवार्य है। ये नहीं रहने से जब आर्थिक असमानता दूर नहीं होगी, आर्थिक असमानता दूर करना ही होगा, तभी स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। तभी ये जो है इतनी ज्यादा जो दूरी है गरीबी और अमीरी का, ये सब पटेगा, और इतनी ज्यादा जो संघर्ष है देश देश के बीच में, कंपनी कंपनियों के बीच में, आदमी आदमी के बीच में, समाज समाज के बीच में, वो सब दूर होंगे। हरिओम।